मिश्रा जी, बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं तारकिशोर प्रसाद, उन पर तो आरोप लगाए कि उन्होंने 53 करोड़ का ठेका निर्माण कर दिया अपने परिवार के बीच में। नेता विरोधी दल ने उनके इस्तीफे की मांग की है। देखिए, बिहार में जो सरकार की योजनाएं हैं, खासकर हर घर नल का योजना, इसमें बड़े पैमाने पर लूट और भ्रष्टाचार है। और इस घटना ने तो और उस बात की पुष्टि कर दी है कि बिहार में किस तरह से सरकारी योजनाओं का ठेका किन लोगों को दिया जाता है। मैं समझता हूँ मुख्यमंत्री जी को ऐसे मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए और स्थिति को स्पष्ट करनी चाहिए। अगर किसी सत्तारूढ़ दल के नेता, चाहे मंत्री हों, उप मुख्यमंत्री हों, MP हो, MLA हों, और उनके ही रिश्तेदारों को सरकारी योजना का ठेका मिलता है, इस पर सवाल खड़ा होना उचित है। मैं समझता हूँ इसकी जांच होनी चाहिए और सरकार को एक स्पष्ट दिशा निर्देश जारी करना चाहिए कि हम सरकारी योजनाओं का लाभ या उसका ठेका उन लोगों को नहीं देंगे जो किसी मिनिस्टर के रिश्तेदार हों, नाते रिश्तेदार हों, नज़दीकी हों। यह भी अपने आप में न सिर्फ अनैतिक है बल्कि एक भ्रष्टाचार का एक बड़ा इससे एक सूत्र बनता है। पटेल, गुरु नानक, गौतम बुद्ध, जैन सब रहते थे, एक साथ रहते थे, लेकिन ये पटेगा नहीं, कोशिश नहीं कीजिए बात में। देखिए, जो देश में परिस्थितियां बीजेपी के नेतृत्व द्वारा पिछले 7 वर्षों से उभारा जा रहा है, वो कहीं न कहीं खतरनाक खेल है। इस पर अगर समय रहते लोग जागरूक होकर एकजुट ना हों और एक साथ आवाज़ न उठाएं तो ये खतरनाक रूप भविष्य में ले सकता है। भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो नीतियां हैं वो ईस्ट इंडिया कंपनी वाली नीति है, बांटो और राज करो। इन्हें इन बातों से कोई मतलब नहीं कि बेरोजगारी कैसे खत्म हो, देश में शांति कैसे हो, विकास के काम कैसे हो, रोजगार सृजन कैसे हो। ये हर स्तर पर सांप्रदायिक तनाव और विद्वेष पैदा करने की राजनीति कर रही है बीजेपी। तो आज ममता जी ने कहा तो अच्छी बात है, वो उनको और बढ़ चढ़ कर बोलना चाहिए। राहुल गांधी जी लगातार इन बातों का विरोध कर रहे हैं। इस तरह से अगर सभी पार्टी के नेता बोलेंगे तो हो सकता है सत्ता में बैठे लोगों पर एक दबाव बने और कुछ अच्छा काम करना वो शुरू करें। महबूबा मुफ्ती ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि दिल्ली में जो लोग बैठे हैं वो जम्मू कश्मीर को प्रयोगशाला के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ नेहरू जी, वाजपेयी जैसे जो नेता थे, उनके पास जम्मू कश्मीर के लिए दूरदृष्टि थी और यह सरकार हिंदू और मुस्लिम के बीच में खाई पैदा करती है और राज्य में जो परिसीमन हो रहा है इस पर उन्होंने सवाल भी खड़े किए हैं। देखिए, फैक्ट है कि जम्मू कश्मीर को लेकर केंद्र की जो नीतियां हैं वो कहीं से भी अच्छी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी JNK में राजनीति करना चाहती है, उसे इस बात का कोई मतलब नहीं कि सीमावर्ती इलाका है और संवेदनशील इलाका है। लेकिन लगातार पिछले 5 सालों से भारतीय जनता पार्टी की जब से केंद्र में सरकार बनी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, इन लोगों ने जम्मू कश्मीर में तरह तरह के प्रयोग किए। पहले तो महबूबा जी के साथ मिलकर सरकार भी बनाया, फिर उन्हें हटाया, अब उसकी स्वायत्ता ही समाप्त कर दी। राज्य सीट का जो स्टेटहुड का दर्जा था वो खत्म हो गया। वहाँ अपने लोगों को बैठा दिया इन्होंने, नेताओं को नज़रबंद कर दिया और हर स्तर पर जो नीतियां वहाँ की हैं वो डेवलपमेंट ओरिएंटेड पॉलिटिक्स नहीं हो रही। JNK में बीजेपी का पांव कैसे फैले और उसके लिए वो लोग बहुत ही खतरनाक खेल खेल रहे हैं। तो यह कहीं से भी उचित नहीं है। JNK जैसे संवेदनशील राज्य में, जहाँ हमें महात्मा गांधी से लेकर पंडित नेहरू की वो नीतियाँ, कांग्रेस शासन में जो विकास के काम हुए, उन तमाम चीज़ों को न सिर्फ फॉलो करने की आवश्यकता थी बल्कि उसे आगे बढ़ाने की जरूरत थी। तो भारतीय जनता पार्टी उन चीज़ों को आगे बढ़ाने के बजाय वैचारिक स्तर पर वहाँ इतना बड़ा गैप और विभेद पैदा कर दिया है जिससे खतरनाक स्थिति हो गई है। कश्मीर पंडितों को वहाँ पर फिर से स्थापित करने के लिए कोई काम नहीं कर रहे, लेकिन इस नाम पर कई सालों साल उन्होंने राजनीति की है। अगर उन्हें थोड़ा बहुत भी वहाँ के बारे में कोई जिम्मेदारी वाली बात होती तो सबसे पहले कश्मीरी पंडितों को वहाँ पर स्थापित करते, पुनर्स्थापित करते, उनके घर द्वार उन्हें वापस दिलवाते, उनके लिए रोजगार की व्यवस्था करते। तो वो न करके वो दूसरे काम में लगे हैं। तो मैं समझता हूँ आज महबूबा जी ने बढ़िया बयान दिया है, हम उनके बातों का समर्थन करते हैं और मैं ये भी अपेक्षा करता हूँ कि JNK में गैर भाजपा जो पार्टियाँ हैं, जो समान विचारधारा की हैं, उन्हें एकजुट होकर आवाज़ उठानी चाहिए। यूनाइटेड किंगडम सरकार ने कोविशील्ड को क्वालिफाई किया है एक अप्रूव्ड वैक्सीन। उन्होंने अपना ट्रैवल एडवाइजरी को रिवाइज किया, उसमें बात कही गई कि कोविशील्ड ही क्वालिफाई है। ये अच्छी बात है। उन्होंने कल इस पर ऐतराज जताया था, तब कोविशील्ड को उन्होंने भी मान्यता दी है। मैं समझता हूँ इसमें WHO का बड़ा रोल है।
उन्होंने भी कहा ब्रिटेन गवर्नमेंट को, यूनाइटेड किंगडम के गवर्नमेंट को। सवाल है कि जिस वैक्सीनेशन को WHO ने एवं अन्य सभी संस्थाओं ने मान्यता दी, रिकॉग्नाइज किया, कई देशों में से लोग ले रहे हैं, करोड़ों की संख्या में लोगों ने लिया है, भारत के बाहर भी। अब उस पर सवाल खड़ा करके कहीं न कहीं संशय पैदा कर दिया था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। अब उन्होंने इसको फिर से स्वीकार किया है तो अच्छी बात है। मैं समझता हूँ भारतीय कंपनी के लिए भी गौरव का विषय है, उसके द्वारा बनाए हुए टीका को आज पूरे विश्व में मान्यता मिल रही है। जम्मू कश्मीर सरकार ने सैक किया है अपने 6 कर्मचारियों को, टेरर लिंक पाया गया है उनका। अच्छा बात है, वो पता करना चाहिए और कौन कौन लोग हैं जो टेरर एक्टिविटी या उससे जुड़े संगठन से जुड़े हैं। मैं समझता हूँ चूंकि एक संवेदनशील राज्य है और पाकिस्तान की तरफ से कई बार लगातार वहाँ घुसपैठ कराया जाता रहता है, तो वहाँ पर प्रशासन को बहुत ही अलर्ट होकर काम करने की जरूरत है और चौकस रखे भी इन चीज़ों पर भी नज़र रखनी चाहिए कि किन किन लोग किन किन संगठन का टेरर लिंक है। ऐसे लोग एक्सपोज भी होने चाहिए और गिरफ्तार भी होने चाहिए। हरदीप सिंह पुरी यूनियन मिनिस्टर ने कहा है कि सभी सरदार को एंटी नेशनल या खालिस्तानी नहीं कहना चाहिए। आप किसी खास बेसिस पे, किसी मिसगाइडेड पीपल के आधार पर इनको कैटेगराइज नहीं कर सकते। मैं समझता हूँ न सिर्फ सिख कम्युनिटी के बारे में, सरदारों के बारे में, अन्य वर्गों के बारे में भी मंत्री जी को ऐसे ही बयान देने चाहिए। जिस सरकार में वो मंत्री हैं, उस सरकार ने लगातार इस देश में 7 वर्षों से ऐसा माहौल बनाया है, कई वर्ग विशेष को लोग संशय की नज़र में देखने लगते हैं। तो ये मैं समझता हूँ इस देश में जो भी भारतीय संविधान को मानता है उस देश का बोनाफाइड नागरिक है, चाहे वो सिख हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, हिंदू हो, सबको समान अधिकार हमारे संविधान ने दिया है और हमें भाईचारा की वातावरण बना के काम करना होगा। और सरकार में बैठे लोग जो अनाप शनाप उत्तेजक बयान देकर स्थिति को बिगाड़ते हैं, कभी मुस्लिम के बारे में संदेह पैदा करते हैं, कभी कटघरे में सिख समुदाय को खड़े करते हैं, ऐसे तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। कुलदीप सिंह वैद हैं पंजाब के कांग्रेस MLA, उन्होंने कहा है कि हम लोग पुरानी ब्यूरोक्रेसी जो कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ चल रही थी उसको रिप्लेस करके चरणजीत सिंह चन्नी की सरकार बनी है उसमें नई ब्यूरोक्रेसी लाएंगे। 3 मंथ में सरकार का काम दिखने लगेगा। देखिए, वहाँ कांग्रेस की सरकार पहले भी हमारी सरकार के चीफ मिनिस्टर थे, अभी हमारी पार्टी के चीफ मिनिस्टर है। वहाँ की सरकार को चलाना, शासन व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करके चलाना और जनता से किए वायदे को पूरा करने का हमारा कमिटमेंट है। ब्यूरोक्रेसी में फेरबदल ये सब होता रहता है, ये रूटीन वर्क है। अब नए मुख्यमंत्री आए हैं, वो निश्चित तौर पे अपने हिसाब से उसको गति देंगे। ऐसे मामलों में माननीय विधायकों को बयान देने के बजाय सरकार के साथ मिल बैठकर कैसे हम उन वादों को पूरा करें अगले 6 महीने के अंदर, चुनाव से पहले जो वादे हमने किया था, वो हमारी प्रायोरिटी है। कैप्टन साहब ने भी बेहतर काम किया है और उस काम को चन्नी जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ाएगी और हम बेहतर शासन और उन वादों को पूरा करने का प्रयास करेंगे जो हमने किया था पंजाब की जनता से। खासकर किसानों को लेकर एक बड़ी वहाँ समस्या है, उस पर हमारा विशेष ध्यान होगा। लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करना होगा, सीमावर्ती इलाका है और चौकस रह के ऐसा बेहतर शासन प्रशासन पंजाब की सरकार को देना है, ये हमारा कमिटमेंट है। ये महाराष्ट्र के जो बीजेपी अध्यक्ष हैं चंद्रकांत पाटिल, उन्होंने कहा है कि पॉलिटिक्स में कुछ भी संभव है। 56 MLA उन्होंने शिवसेना को वोट किया है, वाला CM है, हो सकता है। 54 MLA NCP को उन्होंने डिप्टी CM बोला कि बन सकता है। तो हमारा कैंडिडेट संजय उपाध्याय राज्यसभा पोल में क्यों नहीं आ सकता है? देखिए, ये उदाहरण सिर्फ महाराष्ट्र के लिए नहीं, उनको बिहार के बारे में भी देखना चाहिए। जो सबसे बड़ी पार्टी है RJD, जिसको सबसे ज्यादा विधायक है, वो विपक्ष में है और जो तीसरे नंबर की पार्टी है उसका चीफ मिनिस्टर है। तो ये लोकतंत्र में इस तरह के अरेंजमेंट होते रहते हैं और मैं समझता हूँ ऐसी व्यवस्था जहां पूर्ण बहुमत हो उस पर किसी भी तरह से सवाल खड़ा करने या उसके उदाहरण देकर कुछ और भी बात करना कहीं से भी उचित नहीं है। एक बीजेपी के लीडर हैं महाराष्ट्र के परवीन दारेकर, उन पर धारा 509 के तहत एक केस दर्ज हुआ है। उन्होंने NCP की एक महिला के लिए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया था। किसी भी महिला के बारे में कोई भी संगठन या पार्टी या व्यक्ति कोई आपत्तिजनक पोस्ट करता है, आपत्तिजनक बातें कहता है, तो उस पर कानून को अपना कार्रवाई करना चाहिए और ऐसे लोगों को सख्त सजा मिलनी चाहिए। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने नई गाइडलाइन किया है। इसमें है कि जो कोरोना से लोग मरेंगे तो 50,000 रुपये तुरंत उनके नजदीकी संबंधियों को मिलेंगे।
देखिए, कोरोना से किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई तो 50 लाख रुपए कोई बड़ी राशि नहीं है। मैं समझता हूँ सरकार में बैठे लोगों को ऐसे मामलों में थोड़ी संवेदनशीलता से काम करना होगा और हमें ये देखना होगा कि उस परिवार के भरण पोषण का क्या वैकल्पिक व्यवस्था बढ़िया हो सकती है। तो वो राशि 50,000 हो या 5 लाख हो, वो उन राज्यों की सरकार या केंद्र सरकार पर निर्भर करता है। कांग्रेस का स्पष्ट मानना है जिन लोगों की मृत्यु कोरोना के चलते हुई है उस परिवार का उचित देखभाल और भरण पोषण के लिए व्यापक व्यवस्था होनी चाहिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।